इस वीडियो में हम जंतुओं एवं पौधों में परिवहन पाठ के विज्ञान के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप खुद देख सकते हैं कि 91.6% लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जंतुओं एवं पौधों में परिवहन। यहाँ पे शिक्षक बच्चों से कह रहे हैं, बच्चों यदि घर में पानी की मोटर नहीं हो तो क्या टंकी में पानी जाएगा? और क्या घर के हर नल से पानी आएगा? विद्यार्थी नहीं। तो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। ये धरती है, जहाँ धरती में जल है और ये जो है पाइपलाइन के द्वारा जल ऊपर आ रहा है और फिर यहाँ से पानी चढ़ाने वाली मोटर से जल जो है ये टंकी में आ रहा है और फिर इस टंकी से पानी किचन, बाथरूम, वॉश बेसिन आदि में इस पानी का उपयोग हो रहा है। फिर पानी जो है जाली के द्वारा नाली के रास्ते से वापस धरती में चली जाती है। तो फिर यहाँ पे आगे अब कह रहा है, विद्यार्थी गुरुजी हमारे हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं और कौन बड़ा व छोटा होता है? शिक्षक कहते हैं, आओ बच्चों मैं तुम्हें माचिस की तीलियों से हृदय के कोषों का वर्णन करता हूँ। तो यहाँ पे अब माचिस की तीलियों से हृदय के विभिन्न कोषों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ जो ये दायां आलिंद है, फिर ये बायां आलिंद है, ये दायां निलय है और ये बायां निलय है। तो दायां आलिंद ये जो है बड़ा होता है और बायां आलिंद ये छोटा होता है। फिर दायां निलय ये छोटा होता है और बायां निलय ये बड़ा होता है। दायां आलिंद और दायां निलय इसमें अशुद्ध रक्त होता है जो कि अनॉक्सीकृत रुधिर होता है, इसमें ये होता है अशुद्ध रक्त। और बायां आलिंद और बायां निलय इसमें ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीकृत रुधिर शुद्ध रक्त होता है। अब यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है, मनुष्य में परिसंचरण तंत्र किससे मिलकर बना होता है? उनको गोले में लिखो। तो ये जो है यहाँ पे परिसंचरण तंत्र दिया है। परिसंचरण तंत्र ये हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिनियों से मिलकर हमारा जो है परिसंचरण तंत्र बनता है। फिर दूसरा प्रश्न है, दिए गए चित्र में प्रदर्शित अंगों के नाम बॉक्स में लिखे। तो यहाँ पे हृदय का चित्र दिया गया है और यहाँ खाली बॉक्स में हमें लिखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे दायां आलिंद और इसके नीचे यहाँ रहेगा दायां निलय और फिर इधर हो जाएगा बायां आलिंद और फिर नीचे बायां निलय। इस तरह से हम इन खाली बॉक्सों में इनको भरेंगे। फिर प्रश्न 3 है, परिसंचरण तंत्र की प्रक्रिया में प्रयुक्त अंगों को नीचे दिए गए खाली स्थान में भरें। तो अब यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ हम दायां आलिंद लिखेंगे। दायां आलिंद यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ पे दायां निलय हो जाएगा, फिर यहाँ फेफड़े हो जाएंगे, फिर यहाँ नीचे बायां आलिंद हो जाएगा, फिर यहाँ बायां निलय हो जाएगा, फिर यहाँ शरीर के सभी अंग। अब इस परिसंचरण तंत्र की प्रक्रिया को समझते हैं। तो सबसे पहले शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त होता है वो सिराओं के द्वारा सबसे पहले हृदय के दाएं आलिंद में आता है। फिर यहाँ से दाएं आलिंद से अशुद्ध रक्त ये जाता है दायां निलय में। फिर दायां निलय से फुसफुस धमनी द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त
ये फेफड़ों में आता है। फिर फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा ऑक्सीजन O2 का आदान प्रदान होता है और फिर यहाँ पे जो है रक्त शुद्ध होता है। फिर शुद्ध रक्त जो है फुफ्फुस शिरा द्वारा ये ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त ये आता है बायां आलिंद में। फिर बायां आलिंद से ये रक्त आता है बायां निलय में। फिर बायां निलय से जो है धमनियों द्वारा शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रुधिर रक्त जो है ये शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित जोड़ों का सही मिलान करिए। तो यहाँ स्तंभ का दिया है और इधर स्तंभ खा और इनका मिलान करना है। तो का है धमनियाँ, तो इसका मिलान हम बा से करेंगे। धमनियाँ जो है इनका रंग गहरा लाल तथा दीवारें मोटी और लचीली होती हैं। फिर खा है सिराएं, इसका मिलान हम सा से करेंगे। नीले रंग की दीवारें पतली तथा कम लचीली। फिर इसके बाद केशिकाएं, गा है केशिकाएं, इसका मिलान हम आ से करेंगे। अत्यंत महीन शाखित तथा दीवारें बहुत पतली। इसके बाद यहाँ पे रुधिर कणिकाएं दिया गया है। सबसे पहले है लाल रुधिर कणिका। तो लाल रुधिर कणिका यहाँ पे इसके विषय में दिया गया है। जीवन काल इसका जो है ये 100 से 120 दिन का होता है। इसका आकार गोल तस्तरी नुमा उभयतल केंद्रक विहीन। और फिर उसके बाद यहाँ दिया है हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण लाल रंग। और इसका कार्य जो है ये है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का कोशिकाओं तक आदान प्रदान करना। तो ये लाल रुधिर कणिका के विषय में। फिर इसके बाद यहाँ पे श्वेत रुधिर कणिका के विषय में दिया गया है। श्वेत रुधिर कणिका दो तरह की होती है, एक कणिका रहित और एक कणिका युक्त। तो इसके विषय में दिया गया है इसका जीवन काल 1 से 4 दिन है। रंगहीन होता है, इसमें वर्णक अनुपस्थित होता है, केंद्रक युक्त होता है। इसका आकार अनियमित आकार का ये होता है और इसका जो कार्य है ये प्रतिरक्षा का कार्य है। शरीर में प्रवेश करने वाले विभिन्न रोगाणुओं, कीटाणुओं, विषाणुओं से श्वेत रक्त कणिका जो है ये रक्षा करती है। इसके बाद तीसरा यहाँ प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, इसके विषय में दिया है जीवन काल इसका 8 से 10 दिन। और उसके बाद बहुत छोटी केंद्रक विहीन द्विउत्तलीय और इसका कार्य है रुधिर का थक्का जमाना। जब हमें कहीं चोट लग जाती है और रुधिर बहता है तो उसमें प्लेटलेट्स महत्वपूर्ण हिस्सा निभाता है रुधिर को जमाने में, ताकि रुधिर का बहना रुक जाए। फिर 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। का है लाल रुधिर कणिकाओं का कार्य प्रतिरक्षा होता है, ये गलत है। लाल रुधिर कणिकाएं जो हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं तक पहुंचाना इनका ये कार्य है, ये गलत होगा। फिर खा है श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य प्रतिरक्षा होता है, ये सही है। यहाँ हम बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। फिर श्वेत रुधिर कणिकाएं केंद्रक युक्त व अनियमित आकार की होती हैं, ये भी सही है। यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे बॉक्स में। इसके बाद घा है प्लेटलेट्स का कार्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को कोशिकाओं तक परिवहन करना होता है, ये भी गलत है। यहाँ हम बॉक्स में गलत का निशान लगाएंगे। प्लेटलेट्स का कार्य रुधिर का थक्का जमाने में है। प्रश्न 6 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है प्लेटलेट्स की संख्या विशेष जाति के मच्छर के काटने से कम होने लगती है, उससे उत्पन्न रोग कहलाता है। तो यहाँ पे डेंगू और टेटनस दिया है, तो इसमें डेंगू जो है ये सही होगा। इसको हम यहाँ खाली स्थान में डेंगू भरेंगे। लिखा है मनुष्य के 1 घन मिलीमीटर रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाएं की संख्या 5000 से 9000 तक होती है। यहाँ लाल रुधिर कणिका और यहाँ श्वेत रुधिर कणिका है, तो इसमें से श्वेत रुधिर कणिकाएं ये हम यहाँ खाली स्थान में भरेंगे। फिर गा है AB रुधिर को कहते हैं सर्वग्राही, यहाँ सर्वदाता और सर्वग्राही दिया है, तो यहाँ हम सर्वग्राही भरेंगे।
ए बी रुधिर वर्ग जो होता है ये सर्वग्राही होता है। फिर ओ रुधिर वर्ग को सर्वदाता कहते हैं। यहाँ सर्वदाता और सर्वग्राही दिया है तो हम इसमें सर्वदाता भरेंगे। ओ रुधिर वर्ग जो होता है ये सर्वदाता होता है। फिर न है जाइलम, जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को घोल के रूप में तनों से होते हुए पत्तियों तक पहुंचाता है। यहाँ जाइलम फ्लोएम दिया है तो इसमें से हम जाइलम यहाँ खाली स्थान में भरेंगे। चाहे पत्तियों में निर्मित भोजन फ्लोएम द्वारा घोल के रूप में पौधे के समस्त भागों में पहुंचता है। यहाँ जाइलम फ्लोएम है तो इसमें से हम फ्लोएम खाली स्थान में भरेंगे, यहाँ फ्लोएम हो जाएगा। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में जंतुओं एवं पौधों में परिवहन इसके प्रश्नों को हल किया। अगली वीडियो में हम अगले पाठ के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।